नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीएससी सेमेस्टर हिंदी का जो दूसरा पेपर है जिसका नाम है लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति, उससे संबंधित एक सब्जेक्टिव मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे। आपका ये मॉडल पेपर कुल 3 खंडों में विभाजित है। पहला खंड अ है, दूसरा खंड ब है और तीसरा खंड स है। एक एक करके यहाँ पर हम लोग तीनों खंडों का अध्ययन करेंगे। हम लोग जानेंगे कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है और इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना होगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला खंड अ है, इसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 50-50 शब्द में यहाँ पर देना है। देख लेते हैं कि इस खंड में आपसे क्या पूछा गया है। इसमें पहला प्रश्न है, लोकगीत को परिभाषित कीजिए। लोकगीत किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि लोकगीत जनमानस की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है जो किसी विशिष्ट रचनाकार के बजाय पूरे समाज की संपत्ति होते हैं। यानी जो लोकगीत होता है ये जनमानस का स्वाभाविक अभिव्यक्ति होता है और इसका कोई रचनाकार नहीं होता है, पूरा समाज इसको अपना संपत्ति मानता है। ये मौखिक परंपरा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। यानी इनका कोई लिखित रूप नहीं होता है, लिख करके सुरक्षित नहीं रखा जाता है, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मौखिक रूप से ही आगे बढ़ते हैं। इनमें क्षेत्रीय संस्कृति, रीति रिवाजों, सुख दुख और स्थानीय बोलियों का जीवंत मिश्रण होता है। सरल शब्दों में अगर कहें तो लोक द्वारा लोक के लिए गाए गए गीत को ही लोकगीत कहा जाता है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लोक संस्कृति की क्या विशेषता है। लोक संस्कृति की क्या विशेषता है उसी के बारे में आपको यहाँ लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि लोक संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। एक एक करके अब हम उन विशेषताओं को लिखेंगे। पहली विशेषता है कि यह किसी विशेष व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की साझा विरासत होती है। यानी जो लोक संस्कृति होती है एक व्यक्ति से संबंधित नहीं होती है बल्कि ये पूरे समाज की विरासत होती है। दूसरी विशेषता है कि यह लिखित शास्त्रों के बजाय पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से आगे बढ़ती है। यानी जो लोक संस्कृति होती है इस शास्त्रों की तरह लिखी नहीं होती है बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से ही आगे बढ़ती है। इसमें बनावट के स्थान पर जीवन की स्वाभाविकता, सरलता और क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव होता है। चौथा विशेषता है कि यह स्थानीय उत्सवों, ऋतुओं और लोक विश्वासों पर आधारित होता है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि शिष्ट साहित्य किसे कहते हैं। शिष्ट साहित्य क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि शिष्ट साहित्य से तात्पर्य उस उच्च श्रेणी के लिखित साहित्य से है जिसकी रचना सुशिक्षित एवं विशिष्ट रचनाकार द्वारा की जाती है। यानी जो शिष्ट साहित्य होता है यह उच्च श्रेणी का साहित्य होता है और लिखित साहित्य होता है, लोक साहित्य की तरह मौखिक नहीं होता है। और इसके रचनाकार का पता होता है। इसका जो रचनाकार होता है वो कोई सुशिक्षित व्यक्ति होता है, कोई विशिष्ट व्यक्ति होता है। इनमें व्याकरणिक शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, कलात्मकता और साहित्यिक मर्यादा का विशेष ध्यान इसमें रखा जाता है। लोक साहित्य के विपरीत यह लिखित रूप में सुरक्षित रहता है और इसके रचयिता का नाम ज्ञात होता है। इतना इसके उत्तर में आपको लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लोक गाथाओं को परिभाषित कीजिए। लोक गाथा किसे कहते हैं इसके बारे में आपको 50 शब्द में उत्तर देना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि लोक गाथा एक ऐसी लंबी गेय कथा है जिसमें नायक के वीरतापूर्ण कार्यों या प्रेम प्रसंगों का वर्णन होता है। यानी जो लोक गाथा होता है वो एक लंबी गेय कथा होती है, इसको गाया जा सकता है। इसमें चित्रण क्या होता है, किसी नायक के वीरतापूर्ण कार्यों का चित्रण होगा या किसी प्रेम प्रसंग का इसमें चित्रण किया जाता है। यह मौखिक परंपरा से विकसित होती है और इसमें ऐतिहासिकता के साथ साथ कल्पना का भी मिश्रण होता है। यानी प्रसंग इतिहास का होगा लेकिन इसमें कल्पना का भी मिश्रण दिया जाता है। इसे अक्सर स्थानीय वाद्यों के साथ गा करके सुनाया जाता है, जैसे आल्हा उदल हो गया या राजस्थान में ढोला मारू दूहा की गाथाएं हो गई, इनको गाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 5वां प्रश्न है, भारत के प्रसिद्ध लोक नाट्यों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर भारत के जो प्रसिद्ध लोक नाट्य हैं उनका नाम आपको लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि भारत में क्षेत्रीय विविधता के आधार पर कई प्रसिद्ध लोक नाट्य प्रचलित हैं जिनमें प्रमुख ये हैं। अब एक एक करके आपको उनका नाम लिखना होगा। नौटंकी और रासलीला उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। यक्षगान जो है कर्नाटक में प्रसिद्ध है। भवाई जो है गुजरात में प्रसिद्ध है।
जात्रा पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से तमाशा जो है महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है, विदेशिया जो है बिहार में प्रसिद्ध है, माच जो है मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है। और ये जो लोक नाट्य हैं ये मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक संदेश और पौराणिक कथाओं के प्रसार का सशक्त माध्यम रहे हैं। इतना आप इसके उत्तर में लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब अगला खंड ब देख लेते हैं। इसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 200 शब्द में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं जिसमें आपसे क्या पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय जीवन में लोक साहित्य का क्या महत्व है, संक्षेप में उत्तर दीजिए। तो राष्ट्रीय जीवन में लोक साहित्य का क्या महत्व होता है, इसी के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि लोक साहित्य किसी भी राष्ट्र की सांस्कृतिक और सामाजिक आधारशिला होती है। यानी जिस प्रकार का लोक साहित्य हमारे यहाँ होगा उसी प्रकार की हमारी संस्कृति होगी, उसी प्रकार का हमारा समाज होगा। राष्ट्रीय जीवन में इसके महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। अब एक एक करके हम लोग राष्ट्रीय जीवन में लोक साहित्य के महत्व का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। पहला महत्व है सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण। यानी लोक साहित्य जो है हमारी संस्कृति का संरक्षण करता है। लोक साहित्य राष्ट्र की मौलिक संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं को जीवित रखता है। यह आधुनिकता के दौर में भी देश की प्राचीन जड़ों से नई पीढ़ी को जोड़े रखता है। तो इसका पहला महत्व हो गया सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण। दूसरा महत्व राष्ट्रीय एकता का सूत्र। राष्ट्रीय एकता का जो सूत्र होता है वो लोक साहित्य में ही निहित होता है। भले ही लोक साहित्य क्षेत्रीय बोलियों में हो, लेकिन इसकी जो मूल भावनाएं हो गई, जैसे प्रेम हो गया, त्याग हो गया, वीरता हो गया, सभी में समान रूप से पाई जाती हैं, चाहे वो किसी भी बोली का लोक साहित्य हो। यह विविधता में एकता का संचार कर राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक होता है। तो ये उसका दूसरा महत्व हो गया। अब इसका अगला महत्व देख लेते हैं, नैतिक और सामाजिक मूल्य। नैतिक और सामाजिक मूल्यों की भी आधारशिला होती हैं। लोक कथाओं और गीतों के माध्यम से सत्य, ईमानदारी, परोपकार जैसे नैतिक मूल्यों का संचार होता है। ये एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है। अगला जो महत्व है वो है इतिहास का दर्पण। यानी जो लोक साहित्य होता है वो इतिहास का दर्पण होता है। लोक गाथाएं राष्ट्र के उन गुमनाम नायकों और घटनाओं को संजोए रखती हैं जिन्हें लिखित इतिहास में जगह नहीं मिल पाती है। यह राष्ट्रीय गौरव की भावना को जागृत करता है। अगला जो महत्व है वो है मनोवैज्ञानिक संबल। जनमानस के सुख दुख और संघर्षों की अभिव्यक्ति होने के कारण यह राष्ट्र के मानसिक स्वास्थ्य और जीवंतता को बनाए रखने का एक सशक्त माध्यम है। इसके बाद हम लोग अंत में निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना होगा कि लोक साहित्य राष्ट्र की आत्मा है जो उसकी सभ्यता को निरंतर ऊर्जा और दिशा प्रदान करती है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लोक साहित्य के अध्ययन की सीमाएं बताइए। लोक साहित्य के अध्ययन की कौन कौन सी सीमाएं हैं, उन्हीं सीमाओं के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि लोक साहित्य का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण होने के साथ साथ कई चुनौतियों और सीमाओं से घिरा हुआ है। इसकी मुख्य सीमाएं निम्नलिखित हैं। एक एक करके उन सीमाओं का अध्ययन हम लोग यहाँ पर करेंगे। पहली सीमा है प्रामाणिकता का अभाव। यानी लोक साहित्य जो होते हैं वो प्रामाणिक नहीं होते हैं। लोक साहित्य मौखिक परंपरा पर आधारित होता है। एक ही लोकगीत या कथा अलग अलग क्षेत्रों में बदलते स्वरूप के साथ मिलती है, यानी ये प्रामाणिक नहीं होती हैं, जिससे इसका कोई एक मूल या शुद्ध पाठ निर्धारित करना कठिन हो जाता है। यानी पहली सीमा है यह प्रामाणिक नहीं होता है, इसमें प्रामाणिकता का अभाव होता है। दूसरी जो सीमा है वो है लेखक की अज्ञातता। यानी किसने इसको लिखा हुआ है ये पता नहीं होता है। अधिकांश लोक रचनाओं के रचनाकारों का पता नहीं होता है। इसके कारण रचना के कालखंड, सामाजिक संदर्भ और लेखक की विचारधारा का सटीक विश्लेषण करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अगली जो सीमा है वो है परिवर्तनशीलता। यानी समय के साथ जो लोक साहित्य होते हैं इसमें नए शब्द और विचार जुड़ते चले जाते हैं। इस मिलावट के कारण प्राचीनता और मौलिकता को पहचानना मुश्किल हो जाता है। यानी परिवर्तनशीलता भी इसकी एक प्रकार की सीमा है। अगली जो सीमा है वो है लिप्यंतरण की समस्या। जो लोक साहित्य होते हैं अक्सर क्षेत्रीय बोलियों में होते हैं जिसकी अपनी कोई लिपि नहीं होती है। जब उन्हें मानक भाषा जैसे हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, इसमें लिखा जाता है तो उनकी मूल आत्मा, लय और स्थानीय पुट नष्ट होने का भय रहता है। यानी लिप्यंतरण की समस्या भी इसमें बनी रहती है। अगली जो सीमा है वह क्षेत्रीय संकीर्णता।
कई बार जो लोक साहित्य होता है वो विशिष्ट जातियों से संबंधित होता है, विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित होता है, जिससे इसके अध्ययन में व्यापकता की कमी रह जाती है और इसे सार्वभौमिक स्तर पर समझना कठिन हो जाता है। तो यह भी इसकी एक सीमा मानी जाती है। अगली जो सीमा है वो है संरक्षण का अभाव। आधुनिकता के प्रभाव में कई विधाएं लुप्त हो रही हैं। उचित दस्तावेजीकरण न होने के कारण बहुत सा साहित्य केवल वृद्धों की स्मृति तक ही सीमित रह गया है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि वैज्ञानिक पद्धति और आधुनिक तकनीकों जैसे ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग के अभाव में लोक साहित्य का अध्ययन अधूरा रहता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लोकोक्ति की परिभाषा लिखिए तथा उसके महत्व पर टिप्पणी लिखिए। आपको सबसे पहले बताना है कि लोकोक्ति होता क्या है, किसे कहते हैं लोकोक्ति, फिर इसका महत्व क्या होता है, इसके महत्व के बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि लोकोक्ति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, लोक प्लस उक्ति, जिसका अर्थ होता है लोक में प्रचलित उक्ति। यानी लोक में प्रचलित उक्ति को ही लोकोक्ति के नाम से जाना जाता है। जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धृत किया जाता है तो उसे लोकोक्ति कहते हैं और इसको कहावत भी कहा जाता है। यह लोक अनुभव का सार होता है जो सदियों के अनुभवों के बाद एक संक्षिप्त और चुटीले वाक्य के रूप में समाज में स्थापित हो जाता है। जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, ये अर्ध ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, इस पर जो है ये बनाया गया है लोकोक्ति, लेकिन यह सदियों के अनुभव से निर्मित हुआ है, तत्काल इसको बनाया नहीं गया है। अब देख लेते हैं लोकोक्ति का महत्व क्या होता है। इसका पहला महत्व है अनुभव का निचोड़। यह जो लोकोक्ति होता है यह अनुभव का निचोड़ होता है। लोकोक्ति कम शब्दों में जीवन के गंभीर सत्य और व्यापक अनुभवों को व्यक्त करने में सक्षम होती है। दूसरा महत्व है भाषा में प्रभावशीलता। इसके प्रयोग से जो भाषा होती है वो सजीव हो जाती है, रोचक हो जाती है और प्रभावशाली बन जाती है। यह किसी भी बात को तर्कपूर्ण ढंग से सिद्ध करने का सशक्त माध्यम है। अगला महत्व देख लेते हैं। तीसरा महत्व सांस्कृतिक संवाहक। ये संस्कृति का संवाहक होती है। लोकोक्तियां किसी समाज की संस्कृति, मान्यताओं और परंपराओं को सुरक्षित रखती हैं। इनमें लोक जीवन का दर्शन छिपा होता है। अब अगला महत्व देख लेते हैं, व्यंग और उपदेश। समाज में किसी भी बुराई या मूर्खता पर व्यंग करने या किसी को नीतिगत शिक्षा देने के लिए लोकोक्तियां अचूक उपकरण का कार्य करती हैं। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना होगा कि लोकोक्तियां लोक साहित्य का वह अनमोल रत्न है जो जन भाषा को गरिमा और अर्थवत्ता प्रदान करती हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब अगला खंड 100 है, जिसमें दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 500 शब्द में देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। पांचवा प्रश्न है, लोक साहित्य से आप क्या समझते हैं? लोक साहित्य की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। यानी यहाँ आपको बताना है कि लोक साहित्य होता क्या है, फिर लोक साहित्य में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं उनके बारे में आपको लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि लोक साहित्य आम जन समूह का वह साहित्य है जो सभ्यता से दूर सहज अवस्था में रहने वाली जनता के लिए उन्हीं के द्वारा लिखा गया हो। यानी जो लोक साहित्य होता है वो सभ्यता से दूर निवास करने वाली आम जनता का साहित्य होता है और यह उन्हीं के द्वारा लिखा जाता है। इसमें सामान्य जन के आशा, निराशा, हर्ष, विषाद, सुख, दुख, जीवन, मरण आदि का चित्रण होता है। यह लोक मानस की सहज अभिव्यक्ति होती है। इसका कोई लिखित रूप नहीं होता है, यह मौखिक रूप से ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। अब कुछ इसकी परिभाषा देख लेते हैं। पहली जो परिभाषा है वो डॉक्टर रविंद्र भ्रमर की है। इन्होंने कहा है कि लोक साहित्य लोक मानस की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। यह बहुधा अलिखित रहता है और अपनी मौखिक परंपरा द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ता रहता है। यानी जो लोक साहित्य होता है ये लोक मानस की ही अभिव्यक्ति होती है, पर यह लिखित रूप में नहीं होता है, अलिखित होता है और मौखिक परंपरा के द्वारा ये आगे बढ़ता है। ऐसा डॉक्टर रविंद्र भ्रमर का मानना है। अगली परिभाषा है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का। इन्होंने लिखा है कि वास्तव में लोक साहित्य वह मौखिक अभिव्यक्ति है जो भले ही किसी ने न गढ़ी हो, पर आज जिसे सामान्य लोक समूह अपना ही मानता हो, जिससे लोक मानस प्रतिबिंबित रहता है। यानी धीरेन्द्र वर्मा का मानना है कि जो लोक साहित्य होता है वो लोक मानस का प्रतिबिंब होता है और इसको किसी एक व्यक्ति ने रचा नहीं होता है। ये पता नहीं होता है कि किसके द्वारा ये लिखा गया है, लेकिन पूरा का पूरा जो लोक समूह होता है ये उसको अपना
मानता है। अब देख लेते हैं कि लोक साहित्य की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। लोक साहित्य की जो पहली विशेषता है वो है मौखिकता और श्रुति परंपरा, यानी यह लिखित नहीं होता है बल्कि मौखिक होता है और श्रुति परंपरा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। लोक साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता इसकी मौखिकता है, यह कागज पर नहीं बल्कि लोगों के कंठ में जीवित रहता है। इसी कारण इसमें समय और स्थान के अनुसार थोड़े बहुत परिवर्तन होते रहते हैं। दूसरी विशेषता देख लेते हैं। दूसरी विशेषता है रचनाकार की अज्ञातता, यानी किसके द्वारा यह लोक साहित्य लिखा गया है लेखक का ज्ञात नहीं होता है कि कौन इसको लिखा हुआ है। इसको पूरे समाज की साझा संपत्ति इसीलिए मानी जाती है। यद्यपि मूल रूप में इसे किसी एक व्यक्ति ने ही रचा होगा, किंतु कालांतर में वह लोक में विलीन हो जाता है। उसका पता नहीं चलता है किसके द्वारा यह लिखा गया है और पूरा का पूरा समाज उसको अपना मानने लगता है। अगली विशेषता देख लेते हैं, सहजता और सरलता। जो लोक साहित्य होता है वो अत्यंत सहज होता है, अत्यंत सरल होता है। इसमें भाषा और शिल्प की जटिलता नहीं होती। यह कृत्रिमता और अलंकारों के बोझ से मुक्त होता है। इसमें प्रयुक्त भाषा स्थानीय बोली होती है जो सीधे हृदय को छूती है। अगली जो विशेषता है वह सामूहिकता की भावना। लोक साहित्य स्वयं के लिए नहीं लिखा जाता है बल्कि सभी के लिए लिखा जाता है, पूरे समाज के लिए होता है। विवाह, जन्मोत्सव, खेती बाड़ी के समय गाए जाने वाले गीत सामूहिक उल्लास का प्रतीक होते हैं। इनमें सामूहिकता की भावना पाई जाती है। अगली जो विशेषता है वह संस्कृति का संरक्षण। लोक साहित्य किसी भी अंचल की संस्कृति का जीवंत इतिहास होता है। इसमें वहाँ के खान पान, वेशभूषा, उत्सव और लोक विश्वासों का अटूट खजाना होता है, यानी ये संस्कृति के संरक्षक भी होते हैं। अगली विशेषता है लचीलापन। लोक साहित्य में लचीलापन पाया जाता है। चूंकि यह लिखित नहीं होता है इसलिए इसमें निरंतर विकास की संभावना बनी रहती है। गायक या कथावाचक अपनी समसामयिक परिस्थितियों के अनुसार इसमें नए प्रसंग को जोड़ सकते हैं और इसके स्वरूप को परिवर्तित कर सकते हैं। अगली जो विशेषता है वह है प्रकृति से घनिष्ठ संबंध। लोक साहित्य में प्रकृति निर्जीव नहीं बल्कि सजीव पात्र के रूप में आती है। नदी, पर्वत, पशु पक्षी और ऋतुओं का मानव के जीवन के साथ गहरा एकात्म भाव यहाँ देखने को मिलता है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे कि संक्षेप में लोक साहित्य जन जीवन की वह अविरल धारा है जो युगों से मानवता को संबल और मनोरंजन प्रदान करती आ रही है। यह राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण रखने का सबसे सशक्त माध्यम है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। छठा प्रश्न है, लोक साहित्य की विविध विधाएं कौन सी हैं, संक्षेप में परिचय दीजिए। तो लोक साहित्य की विधाओं के बारे में आपको यहाँ पर बताना है कि लोक साहित्य में कौन कौन सी विधाएं पाई जाती हैं। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि लोक साहित्य का क्षेत्र अत्यंत व्यापक और विविधतापूर्ण है। यह मानव जीवन के जन्म से लेकर मृत्यु तक की समस्त गतिविधियों को अपने भीतर समेटे हुए है। विषय वस्तु और प्रस्तुतिकरण के आधार पर लोक साहित्य की प्रमुख विधाओं को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। अब एक एक करके उन विधाओं का अध्ययन हम लोग यहाँ पर करेंगे। पहली जो विधा है वो लोकगीत है और लोकगीत जो है लोक साहित्य की सबसे लोकप्रिय और सबसे समृद्ध विधा मानी जाती है। ये गीत किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं बल्कि समूह द्वारा गाए जाते हैं और इन्हें कई श्रेणियों में बांटा जाता है। जैसे संस्कार से संबंधित गीत होते हैं जो जन्म के समय गाए जाते हैं, मुंडन के समय गाए जाते हैं, जनेऊ के समय गाए जाते हैं, जब विवाह होता है उस समय गाए जाते हैं, इसको संस्कार गीत कहा जाता है। इसी प्रकार से ऋतुओं के समय गाए जाने वाला ऋतु गीत होता है। जैसे वर्षा ऋतु में कजरी गाया जाता है, होली और वसंत के अवसर पर फगुआ गाया जाता है, तो ऋतु गीत भी होता है। उसी प्रकार से श्रम गीत होता है, थकान मिटाने के लिए गाए जाने वाले गीत, चक्की पीसते समय गाए जाने वाले गीत, बुआई या कटाई के समय गाए जाने वाले गीत श्रम गीत के अंतर्गत आते हैं। अगली जो विधा है वो लोक गाथा है। लोक गाथाएं लंबी कथाएं होती हैं जिनको गा करके सुनाया जाता है और इसमें किसी नायक के शौर्य का वर्णन होता है, प्रेम का वर्णन होता है या उसके बलिदान का विस्तृत वर्णन होता है। जैसे उत्तर भारत में आल्हा उदल प्रचलित है, राजस्थान में ढोला मारू दूहा प्रचलित है, पंजाब में हीर रांझा की जो है लोक गाथा प्रचलित है। तो ये भी उसकी एक विधा है। अगली विधा देख लेते हैं। लोक साहित्य की जो अगली विधा है वो है लोक कथा। लोक कथाएं गद्य के रूप में होती हैं और मनोरंजन के साथ साथ नैतिक शिक्षा का माध्यम बनती हैं। इनमें परियों की कहानियां, पशु पक्षियों की कहानियां, जैसे पंचतंत्र की कहानियां हैं, भाग्य या बुद्ध की कहानियां प्रमुख हैं। ये कहानियां एक समय की बात है से शुरू होती हैं और सुखद अंत तक पहुंचती हैं। अगली जो विधा है वो है लोक नाट्य।
यह विधा अभिनय, संगीत और नृत्य का मिश्रण होता है और यह खुले मंच पर अभिनीत किया जाता है। इसके माध्यम से पौराणिक या सामाजिक संदेश दिए जाते हैं। इसका जो प्रमुख रूप है वो नौटंकी उत्तर प्रदेश में है, यक्षगान कर्नाटक में है, तमाशा महाराष्ट्र में है और भवाई गुजरात के प्रमुख लोक नाट्य हैं। अब अगली विधा देख लेते हैं। अगला है लोकोक्ति और मुहावरे और पहेलियां। ये भी जो है लोक साहित्य के अंतर्गत ही आते हैं। लोक साहित्य का लघु रूप इनको कहा जाता है और इनका जो प्रभाव होता है वो बहुत गहरा होता है। लोकोक्ति क्या होता है? लोक अनुभव का सार होता है जो किसी सत्य को पुष्टि करता है। पहेलियां क्या होती हैं? बुद्ध की परीक्षा और मनोरंजन के लिए बुनी गई भाषिक संरचनाएं होती हैं। मुहावरे क्या होते हैं? भाषा को लाक्षणिक और चुटीला बनाने वाले वाक्यांश होते हैं। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि लोक साहित्य की ये विधाएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि समाज के इतिहास, मनोविज्ञान और जीवन दर्शन को सुरक्षित रखने वाली एक जीवित सांस्कृतिक धरोहर है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।